तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, क्या रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या नॉन रिन्यूएबल है, कौन एग्जॉस्टेबल है, कौन सा एनर्जी नॉन एग्जॉस्टेबल है। ये सारी बातें हम लोग विधिवत तरीके से किए हैं। यू विल गेट द लिंक। अगर आपको नहीं मिल रहा वीडियो, आपको लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको प्रॉपर देखेंगे पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। और अच्छा से कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छा से आप लोग जो लेक्चर देखिए और नोट कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, देखो। फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल सोर्स क्या है? जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, कितना उपयोग होता है। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब क्या हुआ, कोल से आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो रॉ मटेरियल क्या है, कोल है, उससे आपको फाइनलाइजेशन क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिला। दैट इज व्हाट, फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसे ये देखो ट्रांसमिशन जगह कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर कैसे लगे हैं, बल्ब कैसे जल रहे हैं, ये सब बातें है ना। हो गया, आगे देखो देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज व्हाट पावर, है ना, हाइड्रो पावर, विंड पावर, हियर यू कैन से दिस इज व्हाट सोलर एनर्जी, एवरीथिंग, सोलर पैनल एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हैं, जिससे कि हम आगे आपको बताते हैं कैसे क्या क्या हो सकता है। नो, पावर, द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which is often identified with progress in modern civilization is power, है ना। The most visible form of energy which is often identified with progress in modern civilization is power। कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, वहां पे पावर जनरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। हम अगर किसी सेक्टर में अच्छा काम किए हैं, वो पावर सेक्टर में किए हैं। और पावर जब है ना आपके पास, तो सब कुछ है। पावर पावर है ना। जब आपके पास पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो सोशल पावर हो, एनीथिंग, जो भी कुछ है आपके पास, पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आपके पास पावर है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं। आपके पास पावर है तो आप बसेस चला सकते हैं। आपके पास पावर है तो आप स्कूटर चला सकते हैं। आपके पास पावर है तो आप फैक्ट्री चला सकते हैं। मीन्स पावर अगर है, यू कैन डू एनीथिंग। कोल चाहिए, हाँ, उसके लिए ऑयल चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आपके पास आज अवेलेबल है। अवेलेबल पहले भी था, लेकिन उसको यूज करना आपने सीखा। मॉडर्न सिविलाइजेशन में यूज करना सीखा। पहले बुलोक कार्ट होते थे, लेकिन आज हमारे पास स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, तो ये सब यूज करना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, समझते हैं बात को क्या है। नाउ विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द डिमांड फॉर पावर इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। In order to meet the increasing power requirement, a huge amount of investment is regularly being made on the development of the power project, ठीक है। In order to have 8% GDP growth, अगर हमें 8% से ग्रोथ करना है, सुनना मेरी बात को ठीक से, अगर मेरी कंट्री को 8% से ग्रोथ करना है, तो क्या होगा, पावर सप्लाई नीड्स टू ग्रो अराउंड 12% एनुअली। तो हमें पावर सप्लाई को 12% से ग्रोथ कराना होगा। अगर हमें 8% से ग्रो करना है, तो वी हैव टू ग्रो द पावर सप्लाई बाय 12% एनुअली, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन, क्या क्या सोर्सेस है। तो पहला क्या है, थर्मल। द फर्स्ट वन इज योर थर्मल पावर, द सेकंड वन इज योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, द थर्ड वन इज योर न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। तो ये तीन चीज हैं जो कि आपको देखने हैं। पहला क्या है, थर्मल पावर, देन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देन न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी पावर। तो ये तीन बातें हैं जो कि आपको समझना है। तीन तरीके से आपको पावर मिलता है।
पहला क्या है, थर्मल पावर, सेकंड वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियर पावर। ये तीन स्कोप है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ थर्मल पावर, व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। जब, है ना, पावर किससे किससे मिलेगा आपको, जब पावर मिलेगा कोल से, ऑयल से एंड नेचुरल गैस से, इट इज टर्म्ड एज थर्मल पावर। उसे हम थर्मल पावर कहेंगे जब आपको कोल से, ऑयल से और गैस, नेचुरल गैस से मिलता है पावर, ठीक है। नाउ इट इज अकाउंट फॉर 71.28%, है ना, पूरे टोटल एनर्जी का 71% से अधिक कंट्रीब्यूट करता है। कौन, थर्मल। कहां से, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से जब हम लेते हैं तो क्या बोलते हैं, थर्मल पावर बोलते हैं। और ये 71% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये तुम रिन्यूएबल नहीं कर सकते। कोल अगर एक बार खत्म हो गया वो खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसको बार बार तुम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, देखो, when power is generated from the waters of fast flowing rivers or high dams, it is termed as hydroelectric power. It is renewable source of energy, ठीक है। तो ये क्या है, जब क्या होता है, पानी से तुम करते हो टर्बाइन लगा करके, है ना, जब उसको घुमाते हो तो क्या कहेंगे, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। when power is generated from the waters of fast flowing rivers or high dams, it is termed as hydroelectric power. It is a renewable source of energy. बार बार तुम उसको, पानी को, एक यहां से तुमने पानी फेंका, वहां गया, देन उसको वापस से पानी को कर सकते हो। यस, दिस इज व्हाट, ये जो साइकिल है, ये जो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। यहाँ पे वेस्टेज नहीं होंगे आपके, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखो ना, डैम बना हुआ है, ये टर्बाइन नहीं, देखो ये टर्बाइन है। यस, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, when the power is generated from the radioactive element like uranium, thorium and plutonium, it is termed as nuclear or atomic power, ठीक है। तो क्या बोला गया, when the power is generated from the radioactive element। radioactive element, you know, radioactive element क्या होता है, अगर ये ज्यादा यूज हुआ ना, ज्यादा क्या, अगर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में यूज हो गया ना, तो आपको पैरालाइज भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, when the power is generated from the radioactive element like uranium, thorium or plutonium is termed as nuclear or atomic power, ठीक है। It has environmental advantages and it is also used as power generation, ठीक है। तो ये क्या है ना, आपका यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ जो क्या क्या लिखा हुआ है ना, यू हैव महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। दीज आर द प्लेसेस जहां पे ये सारी चीज यूज होते हैं, है ना, चाहे वो यूरेनियम हो, थोरियम हो, प्लूटोनियम हो, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, देखो मैंने कहा ना, थर्मल पावर आपका कंट्रीब्यूट करता है 71%, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 26%। न्यूक्लियर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2.5%। तो ऑलमोस्ट मैंने क्या कहा, 71% कंट्रीब्यूट करता है थर्मल, है ना, हाइड्रो करता है 26%, न्यूक्लियर करता है 22.5%। ये सब मिला के 100% कंट्रीब्यूशन है आपका टोटल एनर्जी में। आपके पास जो पावर जनरेशन होता है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाए, इसको लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। Now moving forward, some challenges in the power sector। क्या क्या चैलेंजेस है, देखो, inadequate इलेक्ट्रिक जनरेशन। इलेक्ट्रिक जनरेशन में क्या है ना, inadequate इलेक्ट्रिक जनरेशन। हाँ,
या इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब क्या होता है कि हम जो पावर सेक्टर में काम करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी भी हम 100% पूरे देश में बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, तो आफ्टर 70 years ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब क्या हुआ, कई जगह इंस्टॉलेशन हो चुका है लेकिन उसको उपयोग ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं है, वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट वायरिंग उसके लिए नहीं है। मान लो क्या हुआ, गन ले लिए हार्ड, लेकिन गोली है छोटा, तो क्या होता है ना, फायरिंग करने के लिए एडवांस गन भी चाहिए और एडवांस बुलेट भी चाहिए। दोनों में से एक भी कोई अगर नहीं होगा ना अच्छा, तो काम नहीं चल पाएगा। तो आपके पास गन भी चाहिए, उसका बुलेट भी एडवांस चाहिए, दोनों बात समझो। तो आपके पास क्या है, सिस्टम भी चाहिए, वायरिंग भी चाहिए। नाउ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, होता ही है, पुअर परफॉर्मेंस है स्टेट का, डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाता वो, है ना। लॉसेस इंकर्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लॉसेस क्या होते हैं, कई जगह पे आप देखेंगे लोग हुक लगा करके चोरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और गवर्नमेंट क्या करती है, देखती रहती है, कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती है? बिकॉज ऑफ वोट बैंक। अगर हम जाएंगे उनसे लड़ेंगे तो वो उस गांव का वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो वोट बैंक का जो राजनीति है, इस कारण से कहीं ना कहीं स्टेट को झेलना होता है लॉसेस। ठीक है, अनसर्टेन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अनसर्टेन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का रोल अनसर्टेन है, कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। आई मीन कभी यू कैन से प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, सप्लाई करना स्टार्ट करता है, फिर लगता है कि नहीं लॉसेस हो रहा है, भाग गया, फिर आ गया, फिर भाग गया। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देयर इज नो क्लियर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्लियर पॉलिसी नहीं होने से भी प्राइवेट सेक्टर को दिक्कतें होती हैं यहाँ पे काम करने में। ठीक है, पब्लिक अनरेस्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉपरेशन। पब्लिक का कॉपरेशन नहीं होता है, पब्लिक जो है यू कैन से पब्लिक कॉपरेट नहीं करती है। ठीक है, नाउ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, कोल नहीं है तो ये नहीं है ना। आप कितना खरीदिएगा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट उसमें जाता है। इसीलिए क्या होता है, कई बार आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए भी दिक्कतें आती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। और क्या होता है कि जब आप फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कई किलोवाट क्या होता है, लॉसेस हो जाते हैं। मींस आपने बनाया और आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन में क्या होगा, वो लॉसेस आपको बियर करना पड़ता है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, स्टाफ, एम्प्लॉइज। सरकारी काम ऐसे ही होता है, सुने हो ना, बस वैसे ही होता है। काम में फुर्ती नहीं होती है, लोगों के काम नहीं हो पा रहा ठीक से। ठीक है, चलते हैं आगे। मेजर्स टू मीट चैलेंजेस फेसिंग द पावर सेक्टर। क्या क्या मेजर्स हैं जो कि पावर सेक्टर को मीट करना पड़ रहा है? रिड्यूस और कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ठीक है, इंप्रूव इन प्लांट लोड फैक्टर। ठीक है, कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो पहला क्या, रिड्यूस और कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो हमें क्या करना होगा, लॉसेस को ठीक करना होगा सबसे पहले। किसी तरीके से उस लॉसेस को ठीक करना होगा। कैसे करेंगे? हमें लोगों से प्रॉपर चार्ज लेना होगा। और हम चार्ज क्यों नहीं लेते हैं? ड्यू टू वोट बैंकिंग। चुनाव आ रहा है, वोट के लिए क्यों ऐसा काम ऐसा करते हैं। इंप्रूव इन प्लांट लोड फैक्टर, है ना। प्लांट लोड फैक्टर को इंक्रीज करना होगा हमें। तब लोड होता है ना, किसी भी चीज का कैपेसिटी होता है, तो उस कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा सो दैट हम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर पाए। प्रमोट द यूज ऑफ CFL एंड LEDs। यस, तो हम जो है CFL और LEDs का उपयोग करें, जिससे कि हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाए और हम लॉन्ग लास्टिंग और कई लोगों को इससे फायदा दे सके। राइट नाउ, एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर को इस
सेक्टर में आने का मौका दें कि प्राइवेट सेक्टर होगा तो इफिशिएंट काम होगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हुआ? इफिशिएंटली काम करना होना। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब क्या हुआ? कि वहां पे कहीं ना कहीं लेथार्जिक काम होगा, ब्यूरोक्रेटिक काम होगा, तो वहां पे दिक्कतें आ जाएंगी। एनकरेजमेंट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन क्या बोला गया? रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी को इंक्रीज कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी को इंक्रीज कीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है विंड एनर्जी को इंक्रीज कीजिए, इनका ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए देश के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि आपको ये सब काम करेंगे तो आपका यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका ठीक से काम हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा हो पाएगा। तो बायोगैस जनरेशन प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल, तो ये सब कुछ बातें हैं जिससे कि हम मेजर्स लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, प्रॉपर से एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना। स्कूल कॉलेजेस में इन्वेस्ट करना, हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करना, तो ये सब काम होता है। ठीक है, और देखते हैं हेल्थ। पहले क्या है? हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ। अब तो देखो क्या होता है, हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द लेवल ऑफ फंक्शनल और मेटाबॉलिक efficiency of a living organism. In human, it is the ability of individuals or communities to adapt and self-manage when facing physical, yes, mental और social challenges, है ना। तो क्या होता है? हेल्थ क्या है? किसी भी इंसान का फिजिकल और मेंटल मेटाबॉलिज्म है ना, फंक्शनल और मेटाबॉलिज्म इफिशियंसी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। In human, it is the ability of individuals or communities to adapt and self-manage when facing physical, mental और social challenges. ठीक है, कोई भी social challenges हो, physical challenges हो, हाँ, उसको आप मैनेज कर सके खुद से, ये एक हेल्दी इंसान का पहचान है कि आप उसको अच्छा से मैनेज कर पाए। Now, the World Health Organization defined health in its broader sense in its 1948 constitution as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ठीक है, तो WHO क्या बोला? WHO क्या डिफाइन करता है? WHO कहता है हेल्थ इन इट्स ब्रॉडर सेंस इज इट्स 1948 1948 में बताया। क्या बताया? देखो, हेल्थ को तो ब्रॉडर बताया। क्या बताया? देखो, हाँ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। एक इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरी द एब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फॉर्मिटी। कोई भी डिजीज नहीं हो उसको, और वो किसी भी चीज को फिजिकली, मेंटली हर चीज को सही से कर सके, इसी को क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो क्या क्या हेल्थ सर्विसेज हुआ? देखो, डिक्लाइन इन डेथ रेट, पहले बहुत ज्यादा था ना, एक बार किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ, किसी को टीबी हुआ, पूरा गांव साफ। तो धीरे धीरे करके ये हेल्थ फैसिलिटी से क्या हुआ? आपका डेथ रेट कम हो गया, आपका डेथ रेट कम हो गया। देन क्या है? रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदा होते थे वो बच्चे पहले बहुत मरते थे, एंड दैट वाज द रीजन कि पहले बहुत ज्यादा बच्चे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि लोग सोचते थे कि अगर 10-15 बच्चा अगर है तो अब बाकी सब मर भी गया तो 2-3 बच जाएगा और ये आगे हमारा वंश चलाएगा। तो पहले के जमाने में हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इन्फेंट मर जाते थे, इसलिए लोग क्या सोचते थे कि हम ज्यादा बर्थ करेंगे, इससे 2-3 तो बचेगा ही ना। ठीक है, अब क्या है? अब 2 बच्चे भी होते तो वो बच जाते हैं। तो अब क्या है? लोगों ने सिस्टम ठीक कर दिया, अब कम बच्चे क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ।
आपका जो लाइफ है उसका एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। हाँ, पहले जहां पे लोग 35 साल 34 साल जो एक एवरेज था लोगों का, अब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ गया। हाँ, 79 80 के आसपास आ गया। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आ गया इंडिया का। नाउ कंट्रोल ओवर बैडली डिजीज, हाँ जो बैडली डिजीज था उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। मलेरिया हो, डेंगू हो, के ऊपर वैक्सीन आ गया, दवाइयां आ गई, पोलियो के ऊपर वैक्सीन आ गया। तो ये सब क्या है, हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट किया है हेल्थ सेक्टर में। नाउ रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे चाइल्ड है 5 साल या उससे कम के हैं उनके मरने में भी कमी आई है ना। जो पहले माल न्यूट्रिशन था या फिर और भी ज्यादा डिफिशियंसीज थे, उसमें भी क्या आया है, रिडक्शन हुआ है और लोग आगे आए हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन फिजिकल प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ इंडिकेटर्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो हेल्थ सेक्टर में काफी अच्छा काम हुआ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड फैसिलिटीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो क्या है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड फैसिलिटीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर बल्क ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, लेकिन अभी भी क्या है, हमारे यहाँ सफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स है तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर हैं तो टूल्स नहीं है, बेड्स नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं हम डिफिशियंसी देख रहे हैं, है ना। नाउ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में फिर भी अच्छे हैं क्योंकि वहां प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में क्या है, वहां प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। गवर्नमेंट कितना ही काम कर देगी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तुम देखे भी हो, क्या ही काम होता है। डॉक्टर 10 मिनट के लिए आते हैं, भाग जाते हैं, अटेंडेंस बनाया, भाग गया। तो ये जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आज भी दयनीय है। आज हम बात करते 70-72 साल के बाद भी हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते हैं कि हम सोसाइटी के लिए जिम्मेदार इंसान हैं, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं कचौटने वाली बात है कि क्या सिस्टम है। विमेन्स हेल्थ अक्रॉस द कंट्री has become a matter of great concern with reports of increasing cases of female pedicite and mortality। अभी भी क्या है, हाँ अभी क्या है, women's health across the country has become a matter of great concern with reports of increasing cases of female pedicite and mortality। अभी भी क्या होता है, जब वुमेन जब बर्थ देती है ना बच्चे को, तो वो क्या होता है, बच्चा या माँ कोई एक बचते हैं, कोई एक खत्म हो जाता है। अभी भी सिस्टम है। कई जगह क्या होता है कि माँ जो है बेटियों को मार देती है, या उसे घर वाले अगर बेटी हो गई तो मार दिया। तो ये जो कल्चर है, जो सिस्टम है, जो सोच है, अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया में पनप रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जहन में ये बात है। नाउ रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसेज कैन इंप्रूव द सिचुएशन एंड at the same time NGOs and community participation are very important in providing health care facilities and reading them। तो क्या है, हाँ and reading health awareness। तो क्या है कि अभी भी जो है कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी क्या है, अभी क्या है, रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सर्विसेज कैन इंप्रूव। अभी भी स्कोप है, मतलब क्या कहने का मतलब क्या, देखो क्या है ना, अभी भी हम प्राइवेट सेक्टर्स को वो स्थान नहीं दिए हैं कि वो आकर के हॉस्पिटल में काम कर पाए, और ना ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए हैं सामने जो कि हम हेल्थ सेक्टर में काम कर पाए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, है ना। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के हेल्थ सेक्टर पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। Now moving forward, the role of private sector। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या रोल है यहाँ पे आओ देखो, देखते हैं क्या एक बार, है ना। More than 70% of the hospitals in India are run by the private sectors। इंडिया में 70% से अधिक हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर में रन कर रहे हैं। ठीक है,
एक अच्छी बात भी है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स को मौका दिया जा रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ रहे हैं और इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुख की बात भी है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस गैप को फुलफिल नहीं कर पाई। हाँ, जो आम जनता है, क्योंकि हेल्थ जो इशू है ना वो स्टेट का इशू है, प्राइवेट सेक्टर्स इसमें आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी साथ में है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्स नियरली 2.5 to 5th of the beds available in the hospitals। 2/5 बेड ये करते हैं। जैसे मान लो क्या है, 5 बेड है तो 5 बेड में मान लो 2 बेड जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, 3 बेड गवर्नमेंट सेक्टर का। ये रेशियो पूरे इंडिया का है ना। तो ये सिस्टम है। नियरली 60% ऑफ द डिस्पेंसरीज आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। जितना भी डिस्पेंसरीज तुम देखते हो उसमें से 60% डिस्पेंसरीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स का है। हाँ, प्राइवेट डॉक्टर वहां पे बैठते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू 80% ऑफ पेशेंट्स एंड 46% ऑफ इन पेशेंट्स। क्या बोला गया कि टोटल पेशेंट का 80% और 46% ऑफ इन पेशेंट। मतलब क्या हुआ कि पूरे देश में जो टोटल पेशेंट्स हैं हमारे देश में, हाँ, वो क्या है, मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर होल्ड किया हुआ है। क्योंकि कारण मैंने बताया ना आपको कि क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या तो नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी अपॉइंटेड हैं तो वो रेगुलर नहीं है, और वो अगर रेगुलर हैं तो वहां पे टूल्स नहीं है, जाने की सुविधा नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये एक दयनीय स्थिति है हमारे देश में। इस कारण से प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे फुल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फेल्यूर ऑफ स्टेट दिखाता है। ठीक है। नाउ इन 2001-2 देयर वेयर मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर। बोला गया क्या कि 2001-2 की बात बता रहे, 2001-2 मतलब आज से करीब 25 साल पहले या 24 साल पहले की बात समझ लो कि 2001-2 में क्या हुआ, 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस थे। तब दुकान, शॉप, मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सब मिला करके 13 लाख था। उसमें 22 लाख लोग काम कर रहे हैं। एक बड़ा अमाउंट है पॉपुलेशन का जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। वो भी कब, 24 साल पहले। अब तो और ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ होगा। Now many NRIs and industries and pharmaceuticals companies have set up super specialty hospitals to attract India's rich and medical tourist। तो क्या कह रहा है, बाहर जो इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं, NRIs, नॉन इंडियन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो बाहर रहते हैं, वो इंडिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के रखे हुए हैं। There are many of them। दिल्ली चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, और वो लोग इंडिया के जो क्रीमी लेयर है, जो रिच है, उनको अट्रैक्ट करते हैं वहां पे आने के लिए। वेल फर्निश्ड, अच्छा से अच्छा टाइल्स, एसी, हाँ, फैंसी यू कैन से रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा चीज वहां पे रखे हुए हैं, और दे आर अट्रैक्टिंग द क्रीमी लेयर देयर। यस, तो ये सिचुएशन है अभी इंडिया के हेल्थ सेक्टर की। ठीक है। तो इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर इज मेड अप ऑफ 3 टियर सिस्टम। ठीक है, 3 टियर में हम इसको देखते हैं। तो क्या है, पहला क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना। तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्थ केयर। द फर्स्ट सिस्टम इज योर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, और सेकेंड होगा सेकेंडरी हेल्थ, फिर टर्शरी हेल्थ, है ना। तो देखो क्या हुआ, प्राइमरी में क्या हुआ, देखो इट इंक्लूड्स मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, इम्यूनिजन, educating the people about the identifying, preventing and controlling the disease। ये बात समझना क्या क्या है, देखो इट इंक्लूड्स क्या क्या है, देखो इट इंक्लूड्स
मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ केयर, मतलब क्या हुआ, बच्चों का मतलब 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे जो होंगे उनका क्या है, प्रॉपर केयर करना है, मेडिसिन देना है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, प्रमोशन करना है, मतलब क्या हुआ, अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे बच्चों को आप अच्छा से अच्छा है ना न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अच्छा से अच्छा आप उनको भोजन पानी सैनिटेशन दे सकते हैं। तो आप ये क्या करेंगे, उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाएंगे, एजुकेटिंग पीपल है ना, पीपल को आप एजुकेट करेंगे। हाँ, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज को, हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डिजीजेस। तो ये सब बातें हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आती हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो उसमें क्या है, देखो सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या है, मेरी बात समझना, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैविंग बेटर फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, एक्सरे, ईसीजी आर कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। जहां पे क्या हुआ, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पे क्या होता है, एक्सरे होता है ना, सर्जरी की जाती है, ईसीजी की जाती हैं, ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोग्राम्स हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको सेकेंडरी हेल्थ केयर कहेंगे, ठीक है। पेशेंट्स आर रेफर्ड हियर व्हेन देयर कंडीशंस इज नॉट मैनेज्ड बाय पीएचसी, मतलब क्या वो प्राइमरी हेल्थ केयर में जब किसी पेशेंट को संभाला नहीं जा सकता, वहां पे पेशेंट को जवाब दे दिया जाता है, तो यहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल में क्या करते हैं, उसको भर्ती करा करके इलाज कराया जाता है, ठीक है। नाउ उसके बाद है टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर क्या है, देखो, इन दिस सेक्टर देयर आर द हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस्ड level of equipment and medicines and take care for the complicated health problems which could not be managed by primary and secondary health care system। जो प्राइमरी और सेकेंडरी के द्वारा जो सिस्टम नहीं देख पाया वो यहाँ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, सीटी स्कैन होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड्स होंगे, राइट, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होगा, ब्रेन मैपिंग होगा, हाँ, ब्रेन थेरेपी होगा। तो ये सब जो सिस्टम है जिससे कि आप एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं, हाँ, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं। आगे मूव करते हैं। नाउ ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या ट्रेंड है, देखो क्या क्या है, हालांकि आपको इतना याद नहीं करना है, इसको आप जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसको याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये सब पूछा भी नहीं जाएगा आपको, है ना। आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया। ये देख लो इंडिया में कितना कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है ना। तो क्या हुआ, देखो 1995 से लेके 2014 तक देखो कितना हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो पहले क्या था, देखो 1.05% आप कर रहे थे, टोटल जीडीपी का 1.05% आप 1995 के अंदर एक्सपेंडिचर कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, 1.41% आप टोटल जीडीपी का एक्सपेंडिचर करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूरे जीडीपी का 1.41%। इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, हाँ, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, हाँ, डिक्लाइन इन डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है, बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए, है ना। मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, लोग मर नहीं रहे हैं ज्यादा। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखिए रहे हो तुम, है ना, पहले एक बार टीवी हुआ पूरा गांव साफ, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको कि बच्चे पहले ज्यादा बच्चे क्यों होते थे, कई रीजन से हैं, उसमें से एक रीजन ये भी मुख्य रीजन है कि पहले क्या था, हेल्थ फैसिलिटी कम था। तो जब हेल्थ फैसिलिटी कम था तो लोग क्या करते, 10 बच्चे किए, 15 बच्चे किए, उसमें से 2-3 तो बचेंगे, बाकी मरेंगे, बाकी का क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 2-3 तो बचेंगे। अब क्या होता है, चूंकि हेल्थ फैसिलिटी ऐसे हो गई, तो अगर मान लो घर में अगर 2 बच्चे भी हैं तो वो पक्का है कि 2 बच्चे रहेंगे आपके पास। तो इसीलिए क्या है कि अब जो है आपके पास लोग कम बच्चे करते हैं। नाउ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है,
जो बच्चे हाँ 1 साल से कम में मर जाते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, उसमें कमी आई है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज, जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड वायरस डेडली डिजीज था, है ना, टीवी है, मलेरिया है, डेंगू है, हाँ, तो ये सब क्या है, डेडली डिजीज है। तो अब जो है ये क्या होते हैं, बहुत इससे बहुत कम हो गए, पहले से अब क्या हो गया, बहुत कम हो गया ये सब। नाउ एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिजल्टेड इन द एराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स को एराडिकेट करने में काम आया, है ना। यू कैन से गाइने वॉर्म्स को एराडिकेट करने में काम आया, एंड द नियर एराडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लेप्रोसी। पोलियो को लेप्रोसी होता था हाथ में, है ना, दैट इज उसको हम पूरी तरह खत्म कर चुके हैं इंडिया में। अब क्या है, अब ये पोलियो खत्म हो चुका है, अब नहीं होता है पोलियो। तो हम इससे क्या किए, इंडिया ने क्या किया, ये सब अचीवमेंट है इंडिया का जो कि हम हेल्थ सेक्टर में अचीव किए हैं, ठीक है। नाउ अब क्या है, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। अब क्या क्या चैलेंजेस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब अर्बन एरिया में जाओगे, वहां पे अर्बन एरिया में क्या है, आपको हर जगह हॉस्पिटल मिल जाएंगे, कि रूरल एरिया में अभी भी लैकिंग है, वहां पे भी दिक्कतें हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, हाँ, लोगों को दवाई नहीं मिलता, सही डॉक्टर नहीं मिलते, है ना। इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने लगा, हाँ, एक तरह से एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दृष्टिकोण से या इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छा है, लेकिन अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें तो हेल्थ का जो इशू है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट हेल्थ में ध्यान देनी चाहिए जिससे कि सब कुछ सस्ती रहे, सब्सिडाइज्ड फॉर्म में मिले आपको, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए, बाकी किसी चीज में दे ना दे, इस पे देना चाहिए, ठीक है। पुअर सैनिटेशन लेवल, क्योंकि हमारा देश में क्या है, एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी है, तो क्या है हमारे देश में सैनिटेशन और यू कैन से ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे रहन सहन हो, उसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स एंड पुअर मैनेजमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है, पुअर मेंटेनेंस है, सही से वो लोग काम नहीं करते हैं। नाउ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष एक यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आयुष नाम का एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हाँ, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट भी मिलता है। अभी देखे होगे आयुष ने क्या किया है, 5 लाख का गारंटी दिया है कि अगर कुछ होता है आपको तो हम 5 लाख का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, है ना। ये सरकार की गारंटी है फॉर द पुअर्स, है ना। तो ये क्या है, आयुष क्या है, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, है ना। तो ये 5 ये जो तरीके हैं मेडिसिन के, 5 मेडिसिन के तरीके हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ। तो ये 5 चीजों पे आयुष मंत्रालय बनाया गया। तो जो फुल फॉर्म है, ये जो आयुष, ये आयुष नाम नहीं है, बल्कि आयुष क्या है, इट इज से इसका फुल फॉर्म है क्या, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये सब मिलकर के आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तुम जानते हो, है ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कराती है, कि ट्रेनिंग कराती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कराती है, हाँ, जितना भी मेडिकल इश्यूज हैं या रिसर्च है वो कराती है ना। आइए देखते हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इन 1934 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933, नाउ repealed with the main function of establishing uniform standards of higher qualification in medicine and recognition of medical qualifications in India and abroad। हाँ, तो इंडिया के मेडिकल फैसिलिटीज को और इंडिया का जो मेडिकल फर्टिलिटी है उसको इंडिया में और अब्रॉड में इसको पहचान मिले,
मेडिसिन सेक्टर में बहुत सारा काम हो, रिसर्च हो, इसका ये काम है, ठीक है। नाउ द मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज a statutory body for establishing uniform and high standards of medical education in India. The council grants recognition of medical qualifications, give accreditation to medical schools, grants registration to medical practitioners and monitors medical practice in India. ठीक है, तो ये जो है ये सब काम कराती है। क्या कराती है? आपका लाइसेंस देने का काम करती है, किसको किस हॉस्पिटल को मिलेगा लाइसेंस, किसको नहीं मिलेगा, कौन डॉक्टर को प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिशनर काम मिलेगा, क्या उसका उपलब्धि होगा, है ना, एमबीबीएस वगैरह। तो ये सब सारा काम कौन देखती है? एमसीए देखती है। इट इज अ सुप्रीम बॉडी ऑफ एवरीथिंग ऑफ द मेडिकल साइंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? दी एंड है। अब आप लोग जो है इस चैप्टर को भी फिनिश कर चुके हैं और अब बैठ करके अच्छा से कॉपी में नोट कीजिए, फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, एक एक बातों को देखिए, पढ़िए, फिर से ना समझ में आए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और जिसको जरूरत है अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए जो कि वो अच्छा से पढ़ पाए। एवरीथिंग विथ नोट्स दिया हुआ है, मैंने एक एक चीज आपको डील किया है, फिर भी नहीं आएगा कुछ भी, मैं आपको कह रहा हूं नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल रिप्लाई। फिर जिस पार्ट में होगा मैं आपको पर्सनल वहां का क्लिप बना के भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।